हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 5 कॉलम एंड स्ट्रट का पार्ट सेकेंड स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कॉलम का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कॉलम का थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था। इस लेक्चर में हम कॉलम के फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, क्योंकि सॉम में कॉलम के केवल दो ही फॉर्मूले हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एक है ऑयलर फार्मूला एंड दूसरा है रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला। इन दोनों फार्मूले के बारे में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इन फार्मूले के जो भी टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स को भी मैं आपको काफ़ी अच्छे वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान से आप समझिएगा। अगर आपको दोनों फार्मूले समझ आ गए तो फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयलर सूत्र के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे यूलर्स फार्मूला भी पढ़ लेते हैं, बाकी आप ऑयलर भी बोल सकते हैं, यूलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयलर ने फार्मूला जो दिया था वो क्यों दिया था, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या ज्ञात करते हैं, किसके लिए यह मान्य होता है। तो ऑयलर ने जो सूत्र दिया था दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर कोई लॉन्ग कॉलम है, कैसा कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, एंड अगर आप लॉन्ग कॉलम पर कोई भी लोड लगाते हैं, ऐसे करके आपने लोड लगाया तो लॉन्ग कॉलम में बकलिंग हो जाती है। क्या हो जाता है, इसमें बकलिंग हो जाती है ऐसे। तो इस लोड के कारण इसमें जो बकलिंग हो रही है, इस लोड को हम बोलते थे क्या, बकलिंग लोड बोलते थे या फिर क्रिपलिंग लोड बोलते थे। तो ये बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया था किसने, ऑयलर ने दिया था। इन्होंने अपने नाम पर भी इस लोड का नाम रख दिया था, इसको हम ऑयलर लोड भी कह देते हैं। तो डेट मीन्स क्या हो गया, इससे हम बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड या फिर ऑयलर्स लोड, हिंदी में कहते हैं बहकाव भार, क्रिपलिंग भार या ऑयलर भार, ये हम ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से। एंड जब हमें बकलिंग लोड निकालना है, और कल ही मैंने आपको बताया था कि जो बकलिंग होती है वो केवल लॉन्ग कॉलम में होती है, शॉर्ट कॉलम में बकलिंग नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट कॉलम हमारे क्रशिंग में फेल होते हैं ना, कुचल करके फेल होते हैं, जबकि लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होते हैं। तो यह जो फॉर्मूला है केवल और केवल लॉन्ग कॉलम के लिए ही मान्य होता है। किसके लिए, ओनली लॉन्ग कॉलम के लिए। यह सूत्र केवल लॉन्ग कॉलम के लिए लागू होता है। इस सूत्र की सहायता से किसी लॉन्ग कॉलम के लिए बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड या फिर कौन सा, यूलर्स लोड ज्ञात करते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये 2-3 लाइनें जो लिखी हैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर नोट करें अपने नोट्स में। ठीक है, अब देखते हैं ये फॉर्मूला होता क्या है। तो हम यहाँ पर जो लोड कैलकुलेट करेंगे इसकी सहायता से, यूलर्स लोड, इसको हम पी से दिखा दें। किससे, पी लिखना कैपिटल लेटर में, ई लिखना इसके सफिक्स में, यहाँ पर पी से इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। पी बराबर क्या होता है, हालांकि हम इसको 3 चीज़ से दर्शा सकते हैं। बकलिंग लोड है आप पी बी कह सकते हैं इसको, क्रिपलिंग लोड है आप इसको PCR बोल सकते हैं, या फिर हम इसको PE बोल देते हैं। तो नॉर्मली हम यूज करते हैं PE, जिससे हमें याद रहे कि ये फॉर्मूला किसने दिया था, यूलर ने दिया था या फिर ऑयलर ने दिया था। ठीक है, PE का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला समझिए। इनका जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था वो क्या था, पाई स्क्वायर EI अपॉन में L स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो L होता है इफेक्टिव होता है, कौन सा, इफेक्टिव। L इफेक्टिव कह दीजिए आप, या फिर इसको इक्विवेलेंट लेंथ कह दीजिए कॉलम की। ये आपको कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है कॉलम की। ये तो फॉर्मूला जो आपको रटना है, 3 बार मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग। PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। फिर से बोलिए, PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। एक बार और बोलिए, PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। सभी को याद हो गया। अब यहाँ पर ये जो टर्म लिखे हो मैं आपको इनको समझाता हूँ, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, PE तो आपको पता चल गया ऑयलर लोड है। पाई आप जानते हैं, पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में दी जाती है। इसके अलावा 3.14 होती है, ये आपको याद है। ठीक है, ई जो होता है, ई का नाम आप जानते हैं, ई होता है जो कॉलम में आपका जिस किसी भी मटेरियल का बना हुआ है कॉलम, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होता है। क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हिंदी में आप कह सकते हैं इसको यंग प्रत्यास्थता मापांक। क्या बोल सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता मापांक। क्लियर। आई जो होता है, आई का नाम भी आप सबको पता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
हिंदी में आप इसे जड़त्व आघूर्ण बोल सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, ये हिंदी होती है इसकी। एंड अब यहाँ पर हम आई की बात करें दोस्तों, आई हमारे पास दो होते हैं, आई एक्स एक्स होता है और आई वाई वाई होता है। मतलब एक्स अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपके कॉलम का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, कैसा सर्कुलर है, जिसका कि डायामीटर आपको दे रखा है डी, तो इस केस में तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इस केस में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं, जो कि पाई वाई 64 और डी की पावर 4 होता है, ठीक है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं। अगर आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे दिया गया, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन कैसा है, आयताकार है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप कैसे बताएंगे कि आप आई कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे ये बी है और सपोज ये आपको यहाँ पर डी दे दिया गया है, ठीक है, बी और डी है ये। तो इस केस में आपने पढ़ा है आई एक्स एक्स जो होता है हमारा एक्स अक्ष के अबाउट, वो क्या होता है बी, डी की पावर 3/12 होता है। एंड जो आई वाई वाई होता है, वाई अक्ष के अबाउट क्या होता है डी, बी की पावर 3/12 होता है। इसमें अलग अलग होते हैं आई एक्स और आई वाई। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जो हम ये आप ऑयलर फार्मूला यूज करते हैं, इसमें हम मिनिमम लोड कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम लोड, कम से कम लोड जिस पर किसी कॉलम में बकलिंग हो रही है, तो मिनिमम लोड कैलकुलेट करते हैं। डेट मीन्स आई आप कौन सा यूज करेंगे, तो आई दोस्तों यहाँ पर हम मिनिमम यूज करते हैं। आई कौन सा यूज करते हैं, आई मिनिमम यूज करते हैं। मिनिमम से मतलब क्या है, मिनिमम से मतलब ये है कि लीस्ट वैल्यू लेंगे आप, लीस्ट वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू इन आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में से जो सबसे कम होगा दोनों में से, उसको यूज करेंगे आप आई के प्लेस पर। ये आपको याद रखना है, क्लियर ना, याद कर लेंगे इसको। आई कौन सा लेंगे, आई आप न्यूनतम लेंगे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में से जो कम आएगा वो वाला आई आपको यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि हम जो ऑयलर लोड निकालते हैं वो मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा लोड पे तो फेल होगा ही होगा वो, लेकिन कम से कम कितने लोड पर उसमें बकलिंग आ जा रही है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। एंड इसके बाद क्या रह गया, एल इफेक्टिव और रह गया एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव आपको पता चल रहा होगा, आप यहाँ पर केवल एल भी दिखा सकते हैं लिख करके। अगर आपको इफेक्टिव देखने में अजीब लग रहा है तो केवल एल लिख दीजिएगा, बट यहाँ पर याद रखना है आपको, जो ये एल होता है इसको हम इफेक्टिव लेंथ या फिर इक्विवेलेंट लेंथ बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ या दूसरा नाम क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, ऑफ कॉलम, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम। हिंदी में सुन लीजिए, इसका तो बता ही दिया आपको, यंग प्रत्यास्थता मापांक, ये जड़त्वाघूर्ण, इसको कहते हैं, इसको एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ मतलब प्रभावी लंबाई या फिर समतुल्य लंबाई किसी भी कॉलम की। ये चीज़ बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। आई के फॉर्मूले मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिए हैं। सर्कुलर के लिए ये वाला होता है, रेक्टेंगुलर के लिए ये वाला होता है। बस यही देगा, ट्रेंगुलर कॉलम देता नहीं है कभी, कॉलम ट्रेंगुलर नहीं होता है, उसका सरफेस या तो रेक्टेंगुलर होगा क्रॉस सेक्शन या फिर सर्कुलर होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में यही दोनों यूज होते हैं। इतना बताइए, सभी को समझ आए ये चीज़। मैं अभी आगे और डिटेल में बात करने वाला हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हटा दें इसको, देखिए आगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, जब आपको क्वेश्चन देगा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी देगा, ई की वैल्यू आपको देगा, नहीं देगा तो कह देगा कॉलम आपका स्टील का बना हुआ है, तो उसके लिए ई का मान 2 × 10⁵ होता है, ये आपको याद है। आई के लिए आपको क्रॉस सेक्शन दे देगा, आयताकार देगा या सर्कुलर देगा। तो आपको अगर आयताकार देगा तो बी और डी की वैल्यू दे रखी होगी, आप आई निकाल सकते हैं इजीली। अगर सर्कुलर देगा तो आपको व्यास दे रखा होगा डायमीटर, उससे आप आई बता देंगे। मेन चीज़ है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में देगा कॉलम की एक्चुअल लेंथ। क्या देगा, कॉलम की एक्चुअल लेंथ देगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको गिवन होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की वास्तविक लंबाई आपको दी जाएगी, जिसे मैंने स्मॉल एल से दर्शा दिया। आपको स्मॉल एल देगा, कैपिटल एल नहीं देगा। कैपिटल एल आप शो कर लीजिएगा या फिर एल इफेक्टिव लिख के भी आप शो कर सकते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को।
तो आपको स्मॉल एल दिया जाएगा, इससे आप कैपिटल एल कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। कॉलम की 4 एंड कंडीशन थी। एक कंडीशन थी जिसमें कॉलम के दोनों सिरे फिक्स थे, दूसरी कंडीशन थी जिसमें दोनों सिरे हिंज थे, तीसरी कंडीशन थी जिसमें एक सिरा फिक्स दूसरा हिंज था, चौथी कंडीशन थी जिसमें एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री था। तो इन चारों कंडीशन के लिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में इसके फॉर्मूले बताए थे एल इफेक्टिव के। मैं एक बार यहाँ पर फिर से उन्हें रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हटा दें इनको, मैं चारों कंडीशन आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको एल इफेक्टिव पता चल गया तो आप फिर ऑयलर के चारों फॉर्मूले अलग अलग निकाल लेंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो देखिए अब ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एंड कंडीशन देगा और एक्चुअल देगा लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, एंड कंडीशन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंड कंडीशन। आप या तो टेबल बना लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस तरह से टेबल बना के करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हिंदी में सिरा स्थिति, ठीक है। अब कॉलम के सिरे की स्थिति कैसी कैसी होती है? सबसे पहली कंडीशन, दोनों सिरे हिंज, दोनों सिरे हिंज। हिंज मतलब कब्जेदार होता है हिंदी में, ठीक है। हिंज, दोनों सिरे हिंज। इंग्लिश में आप कहते हैं ना बोथ एंड्स आर हिंज्ड, दोनों सिरे हिंज्ड है, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं कब्जेदार। कब्जेदार। अब जब दोनों सिरे कब्जेदार है, यहाँ मैं बीच में फिगर बना के दिखा जाऊँ, फिगर, ठीक है। बीच में बना लीजिए आप फिगर। ये टेबल आप लोग बनाइएगा अपने नोट्स में जरूर। यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, फिगर, चित्र इसका। दोनों सिरे हिंजेड, एट मीन्स ये भी हिंज ये भी हिंज, ठीक है। आप सबको बताया था इस पे ऊपर से जब लोड आएगा इस तरह से पी लोड, तो यहाँ पर रिएक्शन उत्पन्न होगी पी, और ये इस तरह से क्या होता है, इसमें बकलिंग हो जाती है। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ कह दीजिए आप, या फिर इक्विवेलेंट लेंथ कह दीजिए, समतुल्य लंबाई, ठीक है। एल इफेक्टिव, ये एक्चुअल लेंथ एल के बराबर ही होता है। इतना समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर एक और कॉलम बढ़ा दे रहा हूँ मैं आपके सामने, जिसमें मैं लिखूँगा ऑयलर्स लोड, यानी पीई की वैल्यू। हमने अभी आपके सामने पीई का फॉर्मूला लिखवाया था क्या, पीई बराबर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर। और यहाँ पर एल कौन सा लिया हमने, ये इफेक्टिव लिया था, ये वाला एल इफेक्टिव। यहाँ पर एल इफेक्टिव यूज किया था। अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल लिखूँगा तो जब दोनों सिरे हिंज होंगे तो इस केस में एल इफेक्टिव और एल बराबर होता है। डेट मीन्स इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी फॉर्मूले में, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। पीई बराबर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में स्मॉल एल का स्क्वायर। आई थिंक सो इतना सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहला समझ आया। अब दूसरे फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या कंडीशन थी, एक सिरा फिक्स दूसरा सिरा हिंज। एक सिरा फिक्स्ड एंड दूसरा सिरा हिंज्ड मतलब कब्जेदार, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा वन एंड फिक्स्ड एंड अदर क्या है, हिंज्ड, ठीक है। एक सिरा फिक्स कीजिए, ये लो, एक सिरा हमने ये फिक्स कर दिया, दूसरा सिरा हिंज कर दिया। अब आपने इस पर लोड लगाया कोई पी, यहाँ से रिएक्शन उत्पन्न हुई पी, ठीक है, इस तरह से। एंड इसमें यहाँ से तो स्टार्टिंग से बकलिंग होगी, लेकिन यहाँ फिक्स सिरे से थोड़ा पहले ही क्या होगा, ये यहाँ तक होगी, सिर्फ इस तरह से, ऐसे। मतलब इस केस में थोड़ी सी लेंथ क्या रहती है, कम रहती है। इफेक्टिव लेंथ यहाँ तक रहता है सिर्फ, तो यहाँ पर एल इफेक्टिव एल से कम रहता है। एल इफेक्टिव कितना होता है, एल अपॉन रूट 2, ये आप सबको पढ़ाया गया था। एल अपॉन रूट 2 बताया था ना आपको। ये इफेक्टिव लेंथ या एक्चुअल लेंथ अपॉन रूट 2 होती है जब एक सिरा कैसा हो, हिंज हो और एक फिक्स हो, इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में अब आपका पीई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको अभी अभी लिखवाया था पीई बराबर क्या है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव स्क्वायर। एल यहाँ पर कौन सा है, इफेक्टिव वाला है, ये वाला एल, ठीक है।
यहाँ पर आप एल की जगह पे L/√2 रखिए यहाँ, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा स्मॉल L/√2, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर ऊपर वाला तो ये वाला सेम ही रहेगा, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा L² हो जाएगा अपॉन में, जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा और ये 2 दोस्तों ऊपर पहुँच जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर PE का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 ऊपर पहुँच गया 2π² EI अपॉन में स्मॉल l का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो ये एक्चुअल लेंथ के टर्म्स में आ रहा है फॉर्मूले निकल के, ठीक है। सॉरी, इतना बताइए सभी को क्लियर हुआ ये। चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, मैं सिर्फ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। मेन फॉर्मूला एक ही है जो मैं यहाँ लिख रहा था अभी, ठीक है। एक और देखिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है जब हमारे दोनों सिरे फिक्स हो। क्या हो? दोनों सिरे फिक्स, दोनों सिरे फिक्स्ड। जब कॉलम के दोनों सिरे फिक्स्ड होंगे तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ डायग्राम, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, इधर ये भी फिक्स है, दोनों फिक्स है। ऊपर से आपने कोई पी लोड लगाया, इधर रिएक्शन उत्पन्न हुई पी, यहाँ से इधर कोई बकलिंग नहीं होगी, इधर कोई बकलिंग, बीच में हो जाएगी बकलिंग, सिर्फ इतने बीच में, यहाँ इतने बीच में सिर्फ बकलिंग होगी। डेट मीन्स इस केस में एल इफेक्टिव क्या रहता है? इस केस में एल इफेक्टिव रहता है L/2, है ना। यहाँ √2 रहता है, इसमें कैसा रहता है L/2। ये आपको याद करने के लिए मैंने कल बोला था। अब यहाँ पर आप निकालिए PE बराबर π² EI अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर लेते हैं हम यहाँ पर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। देखो ऊपर वाली वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी, नीचे एल की जगह पर क्या लिखेंगे L/2, और जब आप L/2 लिखेंगे और आपने इसका करना है स्क्वायर, तो ऊपर तो सेम रहा, यहाँ हो जाएगा L का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 होता है, ये 4 पहुँच जाएगा ऊपर। डेट मीन्स यहाँ फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको? PE बराबर 4π² EI अपॉन में L²। ये बताइए तीसरा फॉर्मूला समझ आया? तीसरा फॉर्मूला सभी को क्लियर हुआ? अब लास्ट और चौथी कंडीशन और देख लीजिए एक बारी। चौथी कंडीशन क्या है? एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा फ्री। एक सिरा फिक्स्ड एंड दूसरा सिरा फ्री। दूसरा सिरा फ्री, इस तरह से कर दीजिए। ये तो हो गया फिक्स और इधर वाला फ्री है, यहाँ पर लोड लगाया आपने कोई पी लोड, तो ये इस तरह से आपको कल बताया था, डबल लेंथ हो जाती है ना, डबल लेंथ हो जाती है इस केस में। इस केस में जो एल इफेक्टिव रहता है वो 2 × L रहता है, और 2 × L का मतलब जो आपका मेन फार्मूला था, मेन फार्मूला क्या था? मेन फार्मूला आप सब ने देखा था अभी, क्या था? PE बराबर π² EI अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो इस L की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 2L लिखेंगे, और 2L का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4L² हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो PE निकल के आएगा आपका PE, वो क्या आ जाएगा? चौथा फार्मूला PE बराबर π² EI अपॉन में, अब आपको नीचे इस L² की जगह लिखना है 2L का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और L स्मॉल l का स्क्वायर, ये हो गया आपका चौथा फार्मूला। इतना बताइए सभी को समझ आ रहा है? तो आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है इसमें सिर्फ एंड कंडीशन याद करनी है। एंड कंडीशन के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या याद करना है? इफेक्टिव लेंथ याद कर लेनी है। बस आपको मेन फार्मूला जो है ये वाला, इसमें कैपिटल L के प्लेस पे स्मॉल l के टर्म में वैल्यू लिखते जाइए, आपको ये चारों फार्मूले मिलते जाएंगे। SSC JEE में बहुत बार ये फार्मूले पूछेगा, ये वाले एंड कंडीशन देगा आपको, एक्चुअल लेंथ के टर्म्स में फार्मूला पूछ लेता है बहुत बार, ठीक है। बट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको इनको रटना नहीं है। आपको रटना है तो ये चीज़ें रटनी है कि जब दोनों सिरे हिंज होंगे तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी। जब एक सिरा फिक्स दूसरा हिंज होगा तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ बाई √2 होता है। जब दोनों सिरे फिक्स होंगे तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ L/2 होता है। एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री होगा तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ बराबर 2L होता है। और इन चारों L की वैल्यूज़ को एक एक करके रखते जाइए, चारों आपको PE के फॉर्मूले मिलते जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इतना बताइए सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं आगे बात करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब
बकलिंग स्ट्रेस के बारे में, बकलिंग स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को देख लेते हैं। हटा दें इसको, चलिए इसको रफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। अब इसी फॉर्मूले की थोड़ी सी और डिटेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। समझते चलिएगा, बहुत टफ नहीं लगेगा आपको, एंड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में सोच रहे हैं क्वेश्चंस की मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कर दें, जिसमें कि सारे क्वेश्चन एक ही 2-3 घंटे के लेक्चर में कवर हो जाएं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर मैराथन कर देंगे एक, ठीक है। अब आपका कोर्स जल्दी ख़त्म करा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। चलिए तो आगे लिख लीजिए थोड़ा सा, क्या यूलर्स फॉर्मूला in terms of slenderness ratio एंड एक और बोल सकते हैं आप यहाँ पर बकलिंग स्ट्रेस, है ना। जो भी बच्चे हिंदी वाले लिख लीजिए, बोल दे रहा हूँ मैं। तनुता अनुपात के पदों में ऑयलर सूत्र, क्या लिखेंगे, तनुता अनुपात के पदों में ऑयलर सूत्र तथा बकलिंग प्रतिबल लिख लेंगे। ये चीज़ आप हिंदी में लिख लेंगे ना सभी दोस्त। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा चूंकि हमने देखा जो हमारा ऑयलर लोड होता है पीई बराबर, नाम भी लिख लीजिएगा आप, ऑयलर लोड पीई बराबर लिख ही देते हैं। चलिए चूंकि ऑयलर लोड या यूलर्स लोड पीई बराबर, यूलर्स लोड पीई बराबर क्या देखा आपने, पाई स्क्वायर देखा, EI देखा, अपॉन में L स्क्वायर देखा, और L कौन सा है, इफेक्टिव वाला। छोटा सा EFF लिख दिया मैंने समझने के लिए आपको, बाकी आप कैपिटल L भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप देख चुके। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, लिख दीजिएगा इधर वी नो डेट, या फिर चूंकि लगा दीजिएगा इस तरह से, देयरफॉर ऐसे लगा के आप लिख दीजिएगा क्या, सिलेंडरनेस रेशियो, या सिलेंडरनेस रेशियो से भी पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर हमने पढ़ा है A/K², पढ़ा है ना ये A/K²। यहाँ पर K क्या होता है, यहाँ पर K रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, परिभ्रमण त्रिज्या होता है। तो I के प्लेस पे उठा के इसको यहाँ रख दीजिए। जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा π², E/I के प्लेस पे रख दिया आपने A/K²। ये चीज़ बताइए, समझ पा रहे हैं। ये I के प्लेस पे आया है ब्रैकेट वाली वैल्यू, और यहाँ पर क्या है L², L क्या है, इफेक्टिव वाला। इस K को मैं नीचे ले आऊँगा तो इसके अपॉन में आएगा यहाँ के, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, π² EA अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर, और अपॉन में ये K का स्क्वायर था, तो मैं L इफेक्टिव अपॉन K का होल स्क्वायर यहाँ कर सकता हूँ। ये K नीचे आ गया। अब ये भी हम जानते हैं कि जो हमारा ये सिलेंडरनेस रेशियो होता है, लिख देना नाम के साथ, सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है, जिसे हम लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा बराबर होता है L इफेक्टिव अपॉन K, ठीक है। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, तो मैं इसकी जगह पर लैम्डा लिख सकता हूँ। लैम्डा को आप बोल दीजिएगा सिलेंडरनेस रेशियो। तो यहाँ से जो हमारा PE निकल के आएगा, क्या आएगा, PE बराबर हो जाएगा ये π² EA अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर। इतना बताइए, ये सबको समझ आ रहा है। तो ये फॉर्मूला किसके टर्म में हो गया, सिलेंडरनेस रेशियो के टर्म्स में हो गया। जब भी आपको क्वेश्चन में तनुता अनुपात की वैल्यू दे रखी हो तो आप फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला यूज कीजिएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बताइए, समझ आ गया सभी को, π² EA अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसको यूज कर लेंगे। फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा, क्योंकि सिलेंडरनेस रेशियो दिया है आपको, तो आपको फिर यहाँ L इफेक्टिव और I के वैल्यू नहीं देगा उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको लैम्डा की वैल्यू रखनी है, I और L इफेक्टिव नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है। इतना बताइए, सभी को समझ आया। तो ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए इन फॉर्मूला को। एंड साथ में मैं आपको अब यहाँ पर बकलिंग स्ट्रेस थोड़ा सा बता दूं क्या होता है। हटा दें इसको, मैं साइड वाला हटा रहा हूँ, सिर्फ इतना लिख लिया ना, यस। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम थोड़ा सा किसके बारे में, बकलिंग स्ट्रेस के बारे में। अब कोई भी आप स्ट्रेस कैलकुलेट करें, सपोज मैं सिग्मा बी बोल दे रहा हूँ बकलिंग स्ट्रेस को, कोई भी स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो फोर्स अपॉन एरिया होता है।
अब यहाँ बकलिंग स्ट्रेस है तो बकलिंग फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, ये बकलिंग फोर्स कह दीजिए या लोड कह दीजिए, मतलब एक ही है, बकलिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए सिग्मा बी बराबर बकलिंग फोर्स अभी आपने कैलकुलेट किया, ये रहा पाई स्क्वायर ई इंटू ए अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है आपको इसको डिवाइड करना है एरिया से। एरिया हो गया ए, लैम्डा स्क्वायर यहाँ नीचे आएगा और ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से सिग्मा बी आ गया पाई स्क्वायर ई अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर, सिर्फ इतना सा। ठीक है, इसे बताइए, समझ आया? तो लोड निकालना तो यहाँ इंटू में एरिया आता है, स्ट्रेस निकालना तो एरिया नहीं आता है। ये सिलेंडरनेस रेशियो के टर्म्स में हो गए दो फॉर्मूले, एक तो आपका बकलिंग लोड का फॉर्मूला, दूसरा बकलिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। इतना बताइए, अगर सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको रफ करें, इसको रफ करते हैं और अगले फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं। अच्छा, उस फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक स्लाइड शो करा दे रहा हूँ स्क्रीन पर। इसमें ऑयलर सूत्र के लिए कुछ कॉलम के सिद्धांत में मान्यताएं दे रखी हैं और ये मान्यताएं पूछी गई हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। जो भी लाइन समझना है कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे, थ्योरी पार्ट है, तो पढ़िए मेरे साथ साथ। तो लिखा हुआ है कॉलम सिद्धांत सूत्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है, टोटल 6 मान्यताएं हैं, ये उत्तराखंड में पूछा गया था 2013 के एग्जाम में। ठीक है, कॉलम आरंभिक अवस्था में बिल्कुल सीधा तथा समरूप होगा, मतलब बकलिंग होने से पहले कॉलम कैसा रहता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहता है। ये पहला हो गया आपका अजम्पशन। ठीक, दूसरा अजम्पशन क्या है, संपीड़न भार काट के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरेगा तथा अक्षीय होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जैसे ये कोई कॉलम है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस कॉलम पर जो कंप्रेसिव लोड लगेगा ना, वो इस कॉलम के सीजी से होकर पास होगा। ठीक है, और एक्सियल होगा, ऐसे लगेगा कंप्रेसिव लोड। तो ये यहाँ पर बोला गया दूसरा जंक्शन, आपको याद करना है, सिंपल है। तीसरा है कॉलम का जो पदार्थ है वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब कोई भी कॉलम एक ही पदार्थ का बना होगा, ये मान्यता है, ऐसा माना गया था। ठीक है, अगला है कॉलम का अपना भार नगण्य होगा। ये मान लिया, कॉलम का खुद का तो भार होता ही है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, ऑयलर फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो उस केस में इन्होंने कॉलम का सेल्फ लोड कंसीडर नहीं किया है, उसको नेग्लिजिबल मान लिया है। ठीक है, नगण्य मान लिया है। पांचवा है कॉलम पर भार समानुपाती सीमा के अंदर लगेगा, मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर लगेगा, यानी हुक्स के नियम का पालन करेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एंड लास्ट है आपका कब्जेदार सिरे घर्षण रहित तथा बद्ध सिरे रिजिड होंगे, ये लास्ट अजम्पशन है। ठीक है, मतलब जो आप हिंज करेंगे तो वो तो आपके फ्रिक्शन लेस होंगे, एंड जो आप फिक्स करेंगे किसी सिरे को तो वो रिजिड होगा, ये बात इन्होंने यहाँ बोली है। तो ये 6 अजम्पशंस हैं, इनको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, हो सकता है थ्योरी पार्ट में आपसे पूछ लिए जाएं। तो यहाँ तक ऑयलर के बारे में सिर्फ इतना ही था, ये बता दीजिए ऑयलर का पार्ट सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम आगे मूव करते हैं अगले फॉर्मूले की ओर, जिसका नाम है रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला, इसको हटाते हैं। तो देखिए बात करते हैं रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूले के बारे में। हमने देखा था कल के लेक्चर में कि जो हमारे शॉर्ट कॉलम थे वे क्रशिंग में फेल हो रहे थे, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड के कारण वे दबकर कुचल जाते थे शॉर्ट कॉलम। डेट मीन्स शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड कैलकुलेट कर लेंगे या हम क्रशिंग लोड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जो पीसी है क्या है, क्रशिंग लोड है, यानी डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड है, जो कि स्मॉल कॉलम के लिए होता है, फॉर स्मॉल कॉलम। अगर हमें कोई भी लोड डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो तो हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये पढ़ा है ना। तो इस एरिया को इस साइड ले जाओ तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपसे कि मुझे यहाँ पीसी की वैल्यू बताओ तो आप इजीली बता देंगे पीसी की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा सी इंटू में एरिया। सिग्मा सी क्या है यहाँ पर, क्रशिंग स्ट्रेस कह दीजिए या फिर डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कह दीजिए। तो शॉर्ट कॉलम के फेलियर के लिए अगर हमें लोड कैलकुलेट करना हो तो हम डायरेक्ट पीसी बराबर निकाल सकते हैं सिग्मा सी इंटू ए से,
एरिया हमें पता ही होगा कॉलम के क्रॉस सेक्शन का, और सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू देगा, पीसी मिल जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होते हैं, एंड उसके लिए हमें ऑयलर ने फॉर्मूला दे दिया जिसमें हमने क्या कर लिया, यूलर्स लोड निकाल लिया या बकलिंग लोड। ये किसके लिए होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। ये जस्ट अभी आपको बताया था, यहाँ पर पीई का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर, और ये एल कौन सा रहता है, इफेक्टिव वाला, ठीक है, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, हम ये भी पढ़ चुके। अब हमारा बचा तीसरा मीडियम कॉलम, कौन सा बचा, मीडियम कॉलम बचा। तो मीडियम कॉलम के फेलियर के लिए जो हम लोड कैलकुलेट करते हैं वह लोड बताया था किसने, रैंकाइन गोल्डन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रैंकाइन ने बताया था, ठीक है। तो रैंकाइन थ्योरी जो होती है वो किसके लिए मान्य होती है, तो याद रखिएगा रैंकाइन थ्योरी मीडियम कॉलम के लिए मान्य होती है। ऑयलर फार्मूला किसके लिए मान्य होता है, ऑयलर फार्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए मान्य होता है, रैंकाइन फार्मूला मीडियम कॉलम के लिए मान्य होता है। मीडियम कॉलम क्रशिंग और बकलिंग दोनों में फेल हो सकते हैं। अब ये दोनों में फेल हो सकते हैं, इसीलिए रैंकाइन ने पीसी और पीई दोनों का यूज करके पीआर कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था, रैंकाइन लोड कैलकुलेट किया था। पी फॉर लोड है यहाँ पर, आर फॉर रैंकाइन है, ठीक है। तो रैंकाइन लोड इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कैलकुलेट किया था किसकी सहायता से, पीसी और पीई की सहायता से। कैसे कैलकुलेट किया था, छोटा सा डेरिवेशन है, वह मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूंगा। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो रैंकाइन थ्योरी है वह मीडियम कॉलम के लिए मान्य होती है, जो कि क्रशिंग एंड बकलिंग दोनों में फेल होते हैं। जब दोनों में फेल होते हैं तो हम दोनों का ही यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को। तो जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स में और इस फॉर्मूले को समझने में हेल्प हो। अब मेन हमें पी आर निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने जो फॉर्मूला लिया था वो क्या लिया था, 1/PR बराबर 1/PE प्लस 1/PC। इसकी हेल्प से फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन 1/PR इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE प्लस 1/PC, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से PR निकालना तो क्या कीजिए, इधर का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से हो गया 1/PR इक्वल टू, जब आप नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, PE इंटू में PC, और PC का इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा PC, और प्लस में PE का 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा PE। यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसको उल्टा कर दीजिए जिससे PR ऊपर हो जाए आपका। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका PR, ऊपर पहुँच गया, 1 में नीचे आएगा, उसको लिखते नहीं है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये PE हो गया ऊपर, इंटू में PC हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर वाला नीचे आ जाएगा PC प्लस PE, या पहले PE लिख लीजिए, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये समझ आ रहा है, मतलब इसको उल्टा कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया। PR निकल गया। यहाँ से आप PE नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से PR इक्वल टू क्या मिलेगा, नीचे से आपने PE कॉमन लिया तो ऊपर तो सेम लिखा रहा, PE इंटू PC। नीचे से जब आपने PE ले लिया बाहर तो अंदर क्या बच गया, यहाँ PE था वहाँ तो 1 बच गया, 1 मैं पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस में PC वाले पार्ट में बचेगा PC, और अपॉन में आ जाएगा इसके नीचे PE। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहाँ से आगे देखिए, ये PE और PE कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ तक बताइए समझ आ रहा है। आगे देखिए, अब आगे PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर PC की वैल्यू ये वाली सिग्मा C इंटू A, PC के प्लेस पे लिख दीजिए सिग्मा C इंटू में A। यहाँ तक बताइए क्लियर। अपॉन में ये क्या 1 बचा, 1 प्लस में PC की जगह फिर से सिग्मा C इंटू A लिखेंगे, सिग्मा C इंटू A लिख दिया। अपॉन में जो PE है, PE का ये वाला फार्मूला PE की जगह पर रख दीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको PE का फार्मूला यहाँ रख देते हैं हम, ठीक, रख लीजिए। जब आप यहाँ पर इस फार्मूले को पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर, सॉरी L, मैं केवल L लिख दूँ यहाँ पर, आप समझ लीजिएगा इफेक्टिव लेंथ है, या फिर लिख ही देते हैं L इफेक्टिव इसका स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने किसके प्लेस पे लिखा है, PE के प्लेस पे लिखा है, PE के प्लेस पे। यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये जो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये L इफेक्टिव स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ आ गया तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, PR बराबर ऊपर हो गया सिग्मा C इंटू A, अपॉन में 1 को तो सिंगल रहने दीजिए, प्लस में सिग्मा C इंटू में A
इंटू में ये एल इफेक्टिव ऊपर पहुँच गया, तो यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ के ये एल इफेक्टिव इसका स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर ई आई। यहाँ तक दिख रहा है सभी को? यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर है? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है? इतना सबको दिख रहा है ना? चलिए आगे देखिए। अब आई थिंक यहाँ भी दिख रहा होगा। अब देखिए आई की वैल्यू a इंटू के स्क्वायर होता है, आप लिख दीजिए इसकी जगह पर a इंटू के स्क्वायर। तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, आप इतना लिख लीजिए, ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला, जिससे हम यहाँ कर सकें इसको सोल्व। नीचे जगह कम पड़ रही है, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साफ साफ हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ से क्या आ गया, पी आर, लाइन खींच लीजिए, यहाँ से आ गया पी आर बराबर सिग्मा सी इंटू ए अपॉन में 1 प्लस, यहाँ देखिए सिग्मा सी है इंटू में ए है इंटू में एल इफेक्टिव का स्क्वायर है अपॉन में नीचे पाई स्क्वायर ई है, पाई स्क्वायर है ई है इंटू ये जो आई है, इस आई को मैं ए इंटू के स्क्वायर लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा है आई बराबर ए के स्क्वायर। इस एरिया से ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से पी आर बराबर क्या मिल गया आपको, सिग्मा सी इंटू में ए अपॉन में 1 प्लस, यहाँ ऊपर है सिग्मा सी अपॉन में पाई स्क्वायर ई, इसको अलग कीजिए, सिग्मा सी पाई स्क्वायर ई अलग कर लिया, और इंटू करके ये एल अपॉन के का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ से एल अपॉन के का होल स्क्वायर में एल को एल इफेक्टिव लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ठीक है, एल इफेक्टिव अपॉन के इसका होल स्क्वायर, और एल अपॉन के को हम अच्छे से जानते हैं, इसको हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप क्या, पी आर बराबर फॉर्मूला मिल गया आपको सिग्मा सी इंटू ए अपॉन में 1 प्लस, ये जो सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई है, केवल ई है, स्क्वायर नहीं है, ये जो ई है इसको स्मॉल ए से दर्शाते हैं, इसको हम रैंकाइन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो है ये लैम्डा है तो इसको लैम्डा स्क्वायर कह दीजिए। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ समझ में आ गई क्या, चूँकि हमें पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन के होता है, तो एल इफेक्टिव अपॉन के की जगह तो हमने यहाँ लैम्डा लिख दिया। स्मॉल ए जो है ये क्या आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ ए बराबर क्या होता है, ये रैंकाइन कांस्टेंट, रैंकाइन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रैंकाइन कांस्टेंट है, और इस ए का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वैल्यू आई है ये वाली सिग्मा सी, जिसे हम कह देंगे क्रशिंग स्ट्रेस अपॉन में पाई स्क्वायर ई, ये ए का फॉर्मूला है। जब भी आपको कहीं पे दिखाई दे क्रशिंग स्ट्रेस अपॉन पाई स्क्वायर ई, समझ लीजिएगा ये स्मॉल ए की वैल्यू है, स्मॉल ए यहाँ पर रैंकाइन कांस्टेंट होता है, तो मेन फार्मूला ये है और स्मॉल ए का फार्मूला ये है। ये बताइए सभी को क्लियर है, समझ आ गया सभी को? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, हमने शुरुआत यहाँ से की थी, पहला स्टेप ये वाला, दूसरा स्टेप हमने ये लिखा है, तीसरा स्टेप आप ये वाला नोट कीजिएगा, चौथा स्टेप आप ये वाला नोट कीजिए। मतलब ये मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप जब लिखेंगे तो आपको हेल्प होगी समझना कौन सा पहले लिखा है। पहले यहाँ से याद लिखना, फिर इसे फिर लास्ट में इसे। इस तरह से आपका ये फार्मूला भी डेराइव हो गया। तो रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला क्या होता है, पी आर बराबर होता है सिग्मा सी इंटू ए अपॉन में 1 प्लस स्मॉल ए लैम्डा स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? सिग्मा सी यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस है, ए यहाँ पर एरिया ऑफ कॉलम है, कैपिटल ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम, स्मॉल ए क्या है, रैंकाइन कांस्टेंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई होता है, लैम्डा यहाँ पर सिलेंडरनेस रेशियो होता है यानी कि तनुता अनुपात होता है। इतना बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ ना? और कुछ रह गया? जी नहीं, पूरा हो गया, ठीक है, इतना ही था इसमें। आई थिंक चैप्टर का पूरा थ्योरी पार्ट कवर हो गया, केवल अब न्यूमेरिकल बचे हैं इसके। अच्छा, ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए, इसकी वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स वैल्यूज होती हैं, लेकिन डिप्लोमा में आपसे नहीं पूछेगा वैल्यूज, आपको दी जाएगी ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यू। इसके अलावा अलग से जो वैल्यूज होती हैं वो माइल्ड स्टील के लिए होती है 320 मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए ये सब वैल्यूज हैं इसके। अच्छा ये सॉरी मेगा पास्कल में नहीं, वो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस था मेगा पास्कल में, ए कांस्टेंट है, ये यूनिट लेस होगा, ठीक है। तो स्मॉल ए की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए 1/7500 है। मैं 3 वैल्यू लिख दे रहा हूँ, हालांकि वैसे तो देगा क्वेश्चन में, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इधर है ना, यहाँ
पहला लिख रहे हैं हम माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए बेटा स्मॉल ए जो होता है 1/7500 होता है, ठीक है, 1/7500 माइल्ड स्टील के लिए। इसके बाद कास्ट आयरन के लिए, हालांकि क्वेश्चन में देगा, आपको बहुत परेशान नहीं होना है। कास्ट आयरन के लिए स्मॉल ए की जो वैल्यू होती है 1/1600, यस 1/1600, ठीक है, बहुत कम वैल्यू होती है इसकी, देख लीजिए 1 से कितना कम है, ठीक, ये वाली, ये माइल्ड स्टील के लिए। एक और वैल्यू लिख लीजिएगा आप इसमें, रॉट आयरन के लिए 1/9000 होती है। कौन से आयरन के लिए? रॉट आयरन, WROUGHT, रॉट आयरन 1/9000, 1/9000 लिख लीजिएगा खुद से, हालांकि देगा आपको क्वेश्चन में वैल्यू, बहुत परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। स्मॉल ए की जो वैल्यूज होती हैं, ये कांस्टेंट है, यूनिटलेस होगा, सॉरी फॉर डेट, मैं पहले आपको MPa बोल दिया था, कोई बात नहीं। तो ये बताइए, रैंकाइन फॉर्मूला भी आप सभी को क्लियर हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब हम इनका यूज क्वेश्चंस में करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इन दोनों फॉर्मूलों को जितना डिटेल में समझाया उतने ही डिटेल में अपने नोट्स में लिखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। ओवरऑल आपको याद क्या करना है? छोटा सा फॉर्मूला ऑयलर वाला याद करना है, π² EI/L इफेक्टिव का स्क्वायर। ऐसे ही रैंकाइन गॉर्डन का छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, PR = σc × A/1 प्लस स्मॉल a लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर लैम्डा होता है इफेक्टिव/K होता है, स्मॉल a σc/π² E होता है, ठीक है। याद कर लेंगे सभी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सब याद कर लेंगे। अगर दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, लेक्चर पसंद आया तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड और नए दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।